आजकल जब भी मैं किसी से पूछता हूं कि यार तुम अपने पैसों को सेव कहां कर रहे हो या इन्वेस्ट कहां कर रहे हो, तो उनका जवाब यही रहता है कि यार जो भी कमाता हूं वो सब खर्च हो जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। ये जवाब आपको भी कितने लोगों से सुनने को मिला होगा। अगर कोई 20,000 भी कमा रहा है तो उसके पैसे नहीं बच रहे हैं, और अगर वो 2 लाख भी कोई कमा रहा है तो भी उसके पैसे नहीं बच रहे हैं। यार कैसे पैसे नहीं बच रहे हैं? तो आज का टॉपिक यही होने वाला है कि आप अपने पैसों को कैसे बचाएं, हाउ टू सेव योर मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले अपने पैसों को बचाना सीखें आप, उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। फिर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे वो SIP हो, FD हो, RD हो या पोस्ट ऑफिस का कोई स्कीम हो, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके पैसे बच नहीं रहे हैं तो उसे बचाना कैसे सीखें। तो चलिए आज की वीडियो इसी पे रहेगी। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले इसमें मैं 3 टर्म आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेव योर मनी। इसमें 3 टर्म है। सबसे पहला टर्म क्या है कि कैलकुलेट योर एक्सपेंस। अभी आप कहोगे कि अभी यहाँ सेविंग की बात हो रही थी, अभी तो आप एक्सपेंस की बात कर रहे हो। सबसे पहले चीज यही है कि आप अपने एक्सपेंस को कैलकुलेट करें। अब इसमें 4 कैटेगरी आती है। कैसे? आप कहीं ना कहीं अगर जॉब कर रहे हैं, समझो किसी मेट्रो सिटीज में हो, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हो, या 2 टियर के शहर में भी हो जैसे लखनऊ सूरत, ऐसा कुछ भी XYZ कोई भी आप शहर में हो, किसी भी शहर में आप अगर कमाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो 4 कैटेगरी को मैं डिवाइड करता हूं। लोगों की कैटेगरी को 4 तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूं। क्या? पहला सिंगल, दूसरा मैरिड, मैरिड मतलब जब उसकी शादी हो गई हो तो पति पत्नी अलग रह रहे हो। किड्स, अगर उनके बच्चे भी हैं, 1 2 3 या जो भी बच्चे भी हैं। पेरेंट्स, या तो पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, अपने फैमिली के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी के साथ रह रहे हो। तो ये 4 कैटेगरी को मैंने डिवाइड किया है। अब सिंगल अगर कोई पर्सन है तो उसके एक्सपेंस कितनी होती है, जो बेसिक नीड है, मैं बिल्कुल फैक्ट जो है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है? तो जो सिंगल पर्सन होता है, जॉब करता है, तो उसकी बेसिक नीड क्या होती है? सबसे पहले जहां पे भी वो जॉब कर रहा है, अगर वो रेंट पे रह रहा है तो रोटी कपड़ा मकान, आपने तो सुना ही होगा, 3 चीजें जरूरी होती है। तो रोटी कपड़ा मकान में यानी कि मकान यानी कि जहां पे वो रह रहा है, किराए पे रह रहा है, तो वो रेंट दे रहा है, मान लेते हैं 5,000 का, मैक्सिमम उसका 5,000 रखते हैं। फूडिंग पे वो 5,000 खर्च कर रहा है, फूडिंग मतलब अपने खाने पीने पे। ट्रैवलिंग में, ट्रैवलिंग क्या मतलब उसका ऑफिस का आना जाना या घर से कहीं बाहर आना जाना, तो उस पे हमने 3,000 को रखा है। बेसिक नीड उसके 2,000 हमने रखी है। बेसिक नीड जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, किसी महीने में कुछ घट गया, कपड़ा हो गया या कुछ भी XYZ उसकी बेसिक नीड है, घर का कोई सामान घट गया तो उसके लिए बेसिक नीड में मैंने 2,000 रखा है। तो टोटल उसका जो एक्सपेंस आता है 15,000। मोटा मोटी ये जरूरी चीज है, इसके बिना आप नहीं रह सकते। तो ये जरूरी एक्सपेंसेस है, तो 15,000 उसका टोटल एक्सपेंस हो गया। अब यही मैरिड के केस में क्या होगा? मैरिड के केस में क्या होगा कि रेंट 5,000 है, मतलब समझो आप किसी शहर में रह रहे हो तो किसी और लोग के साथ रह रहे हो, पार्टनरशिप में रह रहे हो, अच्छे फ्लैट में रह रहे हो या कहीं पे भी XYZ। ठीक है? लेकिन जब शादी हो जाएगी तो आपको खुद का एक अलग से कमरा तो लेना ही पड़ेगा ना। तो अगर शादी हो गई तो मान लेते हैं कि 5,000 की बजाय आप 7,000 के किसी फ्लैट में चले गए। हालांकि 5,000 में भी फ्लैट मिलते हैं, लेकिन 7,000 के फ्लैट में चले गए। फूडिंग में आपका 5,000 की बजाय 8,000 खर्च होने लगा, और ट्रैवलिंग मैंने सेम रखा है जिसमें आप ऑफिस आ जा रहे हो। ठीक है? बेसिक नीड को मैंने बढ़ा दिया है। कितना? 4,000। बेसिक नीड मतलब 2 पर्सन है तो मैंने उसको बढ़ा दिया है, जरूरी चीजें। तो टोटल ये कितना आया? 22,000। तो मैरिड पर्सन के लिए जो जरूरी एक्सपेंसेस होते हैं वो हो गए 22,000। ये मैंने कैलकुलेट किया। इसी तरह अगर आपके बच्चे हैं, मान लेते हैं कि 2 बच्चे हैं, रेंट तो उतना ही रहेगा, फूडिंग में बढ़ जाएगा 12,000, एक मोटा मोटी मैंने एवरेज रखा है। ट्रैवलिंग सेम 3,000, बेसिक नीड 6,000। फीस क्या है? स्कूल मतलब आपके बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, तो एक जनरल से भी स्कूल में पढ़ेंगे, एक नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ेंगे, तो आजकल स्कूल की फीस तो बहुत ही ज्यादा है। तो समझिए कि एक मोटा मोटी मैंने 32,000 रखा है, तो उसके एक्सपेंसेस हो गए 32,000। अगर वो अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो यही सारी चीजें मान लेते हैं 42,000, यानी कि 42,000।
तो ये कैटेगरी मैंने चार को डिवाइड किया, चार कैटेगरी में डिवाइड किया पर्सन को। पहला, अगर सिंगल है तो 15,000 उसके एक्सपेंस है, मैरिड है तो 22,000 एक्सपेंस हो रहे हैं, और किड्स है, बच्चे हैं उसके तो 32,000, और पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो 42,000। मोटा मोटी ये एक्सपेंसेस हो गए। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ लोग इसके अंदर ही मैनेज कर लेते हैं, मतलब अगर ये 22,000 है तो कुछ लोग 18,000 में ही अपनी फैमिली को चला लेते हैं। अगर बच्चे हैं तो 32 की जगह 25 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे रखा है, ठीक। अगर आप सिंगल हो, 15,000 आपके एक्सपेंस हैं, तो कम से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए 20 से 25,000। अगर 20 से 25,000 नहीं है आपकी सैलरी तो ये डरने वाली बात है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी सैलरी कम से कम 30 से 35,000 होनी चाहिए। बच्चे हैं तो आपकी सैलरी 40,000 तो होनी ही चाहिए, और अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो 50 से नीचे तो नहीं। मतलब एक मिडिल क्लास आदमी की एक एवरेज सैलरी इतनी होनी चाहिए। और अगर आपकी उतनी सैलरी नहीं है तो आप जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करो। बहुत सारे ऑनलाइन चीजें हैं अवेलेबल, आप उस पर वर्क कर सकते हो और वहां से आप पैसे को अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो क्या होता है, चलिए वो भी देखते हैं। अब जो सेकेंड फैक्टर है वो क्या है, बिल्ड योर सेविंग। अपने सेविंग को बनाओ। कैसे? उसके लिए आपको 2 बैंक अकाउंट खोलने पड़ेंगे, ठीक है। आपके 2 बैंक अकाउंट होने चाहिए। पहला अकाउंट कौन सा होना चाहिए? सैलरी अकाउंट, मतलब जिसमें आपकी सैलरी आती हो। आप कोई भी जॉब या बिजनेस भी अगर छोटा बहुत कर रहे हो, छोटा मोटा या जैसा भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो आपका एक अकाउंट उसमें होना चाहिए। अगर जॉब कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट होना चाहिए। एक आपको अकाउंट खोलना है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब वो बैंक वाला सेविंग अकाउंट नहीं, मतलब आपके लिए एक तरह से सेविंग हो रहा हो। जो आप ये दूसरा अकाउंट खोलोगे, उस अकाउंट से आपको पैसे निकालने नहीं है, सिर्फ उसमें पैसे डालने हैं एज ए सेविंग। जैसे आप गुल्लक में पैसे बचपन में डालते थे ना और उसमें पैसे बचाते थे, तो वैसे ही एक अकाउंट खोलना है जिसमें सिर्फ आपको पैसे डालने हैं, निकालने नहीं। अब आप कहोगे सर निकाले ही नहीं तो फिर पैसे किस काम के? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अकाउंट है इसमें से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट आप करते ही होंगे। तो अगर आपके पास पैसे रहेंगे ना तो आपको अंदर से क्या कहते हैं, खुजली होगी कि कुछ ना कुछ में खर्च कर दें, चलो मूवी देख लें, चलो पिज्जा खा लें, कहीं रेस्टोरेंट में पार्टी कर लें, कुछ ना कुछ एक खुजली रहेगी। तो जैसे ही मान लेते हैं कि आपकी इनकम 30,000 है, समझो मान लेते हैं कि 30,000 आपकी इनकम है, तो जैसे ही आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आती है 30,000, आप उसमें से अपने एक्सपेंस को रख कर, मतलब आपके एक्सपेंस में मान लेता हूं कि 20,000 है, आप 20,000 को रख कर बाकी के 10,000 आप तुरंत इसमें भेज दो। किसमें? ट्रांसफर कर दो सेविंग अकाउंट में, जो आपने एक दूसरे बैंक अकाउंट में खुलवाया है, ठीक है। जो भी आप बैंक अकाउंट खुलवाना उसमें पता कर लेना जो जीरो बैलेंस पे हो, मतलब उसमें कोई भी पेनाल्टी ना लगे अगर आपका पैसे कम हो रहा है। जैसे मैक्सिमम बैंक में 1,000, किसी में रहते हैं कि 1,000 कम से कम रहने चाहिए, तो जीरो बैलेंस पे ही आप खोलना, ओपन करना, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पेनाल्टी ना देनी पड़े। तो आप 10,000 तुरंत इस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। ध्यान से देखना, यहाँ वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो क्या होता है कि आप 20,000 तो इसमें ही रखो, इस अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में, और बाकी 10,000 तुरंत आप सेविंग अकाउंट में भेज दो। अब इससे क्या होगा, यहां पे ये जो भी अकाउंट में आपने खोला है, जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोला है, वहां से इस पैसे को आप यूज करो इन्वेस्टमेंट में, SIP, FD, स्टॉक या कुछ भी, RD वगैरह कुछ भी, ठीक है। अब ये कैसे पैसे इसमें जाएंगे? ये जाएंगे ऑटो पे के जरिए। आपके अकाउंट में ऑटो पे ऑप्शन आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट से ऑटो पे कर सकते हो। जब भी आप SIP, FD या कुछ भी ऐसे स्कीम करते हो सेविंग वाले, तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो जितने पैसे आप इसमें ट्रांसफर कर रहे हो वो पैसे आपके इन्वेस्टमेंट में चले जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि 2-3 महीनों में ऑटोमेटिक अभी तक आपके पैसे बच नहीं रहे थे, अब क्या देखोगे आप कि आपके पैसे बचने लगे। 3 महीने में 30,000 हो गए। मान लो 3 महीने तक आपने कुछ भी नहीं किया, SIP, FD, स्टॉक कुछ भी नहीं किया, आप देखोगे कि मेरे इस अकाउंट में तो 30,000 हो गए। जहां कुछ नहीं बच रहे थे, अब तो पैसे आपके पास बचने लगे। यहां से इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर दो।
यानी कि अभी तक आपने सेविंग की, अब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो ये हो गया फैक्टर, आपको दो अकाउंट ओपन ही करने हैं। एक में आपका सैलरी आ रहा है और जैसे ही सैलरी आए तुरंत उसमें से 10,000 या जो भी आपके हैं एक अपना जरूरी एक्सपेंस को रख कर बाकी के पैसे ट्रांसफर कर दो दूसरे अकाउंट में। ठीक है। और मैं तो इसको समझिए ना कि मुझे ऐसा करते हुए करीब करीब 8 से 10 साल हो गए। 8-10 साल से मैं ऐसे ही कर रहा हूं। जो ये मेरी स्ट्रैटेजी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मुश्किल भी। ये होता है हैबिट्स, मतलब आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी आदतें अच्छी नहीं है, बुरी है, मैं ये कह रहा हूं बस उसमें थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है। कैसे, वो भी हम यहाँ पे समझते हैं। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक करना है। अगर आपने 3 महीने तक ये कर लिया तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। मतलब जो आप आज हो वो बिल्कुल बदल जाओगे 3 महीने के अंदर। कैसे? सबसे पहले आपको अपना यूज कैश, मतलब आपको ज्यादातर कैश यूज करना है। आप कहीं पे भी जाते हो ना शॉपिंग करने, कुछ खरीदने या कहीं पे भी मूवी देखने रेस्टोरेंट में, तो खट खट आप क्या करते हो? ऑनलाइन पेमेंट करते हो। ठीक है, तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट की जगह अब आपको क्या करना है, एटीएम में जाना है और कैश निकालना है। सपोज 10,000 15,000 जो भी है, तो 10-15,000 कैश निकालना है और कैश को कैरी करना है। पूरा कैश एक बार मत कैरी करना, 10,000 रखना, जितनी आपकी जरूरत होगी उतना कैश ले जाओ और जहां पे भी आपको जरूरत लगे आप कैश दो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए शॉपिंग करने, आपने शूज खरीदी, 1,500 की शूज खरीदी, आपने 1,500 ऑनलाइन तो तुरंत पे कर देते हो, वो पता भी नहीं चलता, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटते जाता है और लास्ट में आपको दिखता है यार मेरी सैलरी तो 30,000 थी, महीने के एंड में 2,000 बचे हैं। यही गड़बड़ी होती है। अगर आप कैश रखोगे और कहीं पे भी पेमेंट कैश के थ्रू करोगे ना, तो ये आपको थोड़ा सा दर्द होगा कि यार मेरे पैसे जा रहे हैं, और वो फिर आपकी उस पर नजर लगेगी, आंख लगेगी कि मतलब यार मेरे पैसे जा रहे हैं। हाँ, ये चीज आप नोटिस करना। कभी भी कुछ सामान खरीदो ना तो आप कैश पे खरीदो, ऑनलाइन थोड़ा कम करो। मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दो, लेकिन थोड़ा कम करो। आजकल लोग जाते हैं सब्जी लेने भी जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, जूस भी पीते हैं 10 रुपए का, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। बहुतों के साथ होता है ये, ऐसा मैं भी करता हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता, लेकिन मैंने इस पे बहुत ज्यादा रोक लगाया। ठीक है, तो आपको कैश से ही पेमेंट करनी है, ये ध्यान में रखो। जरूरी जहां पे रहे वहां पे आप यूज करो, लेकिन जहां जरूरी नहीं है वहां आप सिर्फ और सिर्फ कैश से ही पेमेंट करो। दूसरा चीज, डोंट कैरी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो, अगर आप उससे काम कर रहे हो तो उसको रखो, लेकिन साथ में लेकर मत जाओ। मतलब अपने पर्स में, वॉलेट में लेकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आपको कोई चीज पसंद आई, तुरंत आपने क्रेडिट कार्ड निकाला, पे कर दिया टक से। ठीक है, तो ये गलत होता है। फिर बाद में आपको यही अफसोस आएगा, अरे यार मैंने पेमेंट कर दी, ये चीज खरीद लिया फालतू का, मैंने ये चीज खरीद लिया, नहीं खरीदना चाहिए था। तो अपने क्रेडिट कार्ड को रखो, आप इस्तेमाल करते हो अच्छी बात है, लेकिन उसे इंपॉर्टेंट जगह के लिए, मतलब जो चीजें जरूरी हैं उसके लिए यूज करो। ऐसे ही हर चीजों के लिए मत यूज करो। तो क्रेडिट कार्ड आप अपने पर्स में मत रखो, बल्कि अपने अलमीरा में या कवर्ड में कहीं पे भी आप रखो, घर पे रखो। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ मुझे आज क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, तो साथ में लेकर जाओ और वापस आके उसे रख दो। तीसरा, कैलकुलेटेड कैश इन वॉलेट। अपने जेब में कैश जो है कैलकुलेटेड ही रखो। जैसे मैंने यहां बताया ना कि यूज करो कैश, कैश ही यूज करो। तो आप समझो XYZ, आप आज जा रहे हो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में, तो आप एक मोटा मोटी अंदाजा लगा लो कि आज मेरे 500 रुपए खर्च होंगे, तो आप 500 रुपए ही लेकर जाओ, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपने 500 की जगह 1000 लेकर गए तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप 500 की जगह 800, 900 या पूरे के पूरे 1000 खत्म करके आओ। तो कैलकुलेटेड कैश ही अपने पर्स में रखो, और क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसे घर में ही रखो और ज्यादातर कैश को यूज करो। ऑनलाइन पेमेंट की जगह कैश यूज करो। ये अपनी आदतों में सुधार लाओ। देखो 3 महीने के बाद आप में क्या चेंजिंग आएगा। आप अभी कमेंट करो कि आज से मैंने ये आदत सुधार की है, आज से मैं कैश करूंगा, और 3 महीने बाद वापस मेरी वीडियो देखना और यहीं आकर कमेंट करना कि सर मेरी लाइफ में जो भी चेंजिंग हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ। बुरा तो नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपने ये आदत सुधारा तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि आपके पैसे
सेव होंगे। पहले पैसे को सेव करना सीखो, उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैं ही आपको बताऊंगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फाइनेंशियली फ्री किया जाएगा और मैं आपको मतलब आपकी बहुत सारी आदतों को सुधारने की कोशिश करूंगा। और बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने यहाँ पे ये चीजें बताई उसको फॉलो करो सिर्फ 3 महीने के लिए। और अगर ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप कमेंट में आके जो भी लिख के जाना होगा जाना। लेकिन 3 महीने तक मैंने जो बताया आप डिसिप्लिन में वैसे ही फॉलो करो, देखो आपकी बहुत ज्यादा सेविंग होगी और फिर आपके पैसे बचेंगे। फिर अगर कोई आपसे ये सवाल करेगा कि यार अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो आप खुद बोलोगे मैं एसआईपी करता हूँ, स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, एफडी करता हूँ, पोस्ट ऑफिस में करता हूँ, वगैरह वगैरह कुछ भी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट जरूर करोगे। समझ में आई मेरी बात? तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो एक कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, ये भी कमेंट करना कि आज से आप कौन सी आदत अपनी सुधारने वाले हो, या जो आपसे ज्यादा खर्च हो रहा है पैसे कहां से आप बचाओगे, आपका मंथली एक्सपेंस कितना है, मंथली आप कितना सेव करोगे। जो भी आपको कमेंट करना है आप कमेंट करो और वापस 3 महीने के बाद आके अपने ही कमेंट पे रिप्लाई देना कि मैंने इतने पैसे बचाए और आज मेरे पास ये चेंजिंग हुआ। तो वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए।